हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम 2022 में जो आरएसटी एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है। इससे पहले जो 56 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसमें आपका जनरल पेपर का है और उसके साथ साथ आपका पैसेज से क्वेश्चन है, इसलिए 57 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, आकाशदीप कहानी में कुल कितने खंड हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आकाशदीप कहानी, याद रखिएगा इसमें कुल खंड जो है वो होगा 7 खंड है। सी ऑप्शन सही है। आकाशदीप कहानी में कुल 7 खंड है। जयशंकर प्रसाद जो है आकाशदीप कहानी के कहानीकार है। चंपा नायिका है। बुद्धगुप्त नायक है आकाशदीप कहानी का। क्वेश्चन नंबर 58, अष्टावक्र क्या बेचता था। फूल, चाट, फल, सब्जी। 58 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन सही है। अष्टावक्र चाट बेचता था। अष्टावक्र यानी कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा है अष्टावक्र। क्वेश्चन नंबर 59, मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी का बंटी शकुन और अजय का बेटा है। 59 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ए ऑप्शन ही आपका सही है। मन्नू भंडारी ने लिखा है आपका बंटी उपन्यास और इसमें शकुन और अजय का बेटा है बंटी। शकुन जो है डॉक्टर जोशी से बाद में विवाह करती है और अजय जो है मीरा से विवाह कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 60, महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है। 60 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन सही है। लेखिका की गाय जो है उसका नाम गौरा है। क्वेश्चन नंबर 61, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है। 61 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही है। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की है बालमुकुंद गुप्त जी ने। बनाम लॉर्ड कर्जन जो है निबंध है, निबंधकार है बालमुकुंद गुप्त जी। और यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि लेखक किसकी प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा करते हैं, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का वर्णन भी है, उनका जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रशंसा करते हैं लॉर्ड रिपन की। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 62, वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौटे थे। 62 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन है डी। वापसी कहानी में गजाधर बाबू हैं मुख्य पात्र और गजाधर बाबू 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होकर घर लौटते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आपका वापसी कहानी है इसके कहानीकार कौन है। 63 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है। कर्मभूमि आपको याद होगा उपन्यास से प्रेमचंद ने लिखा है। यहाँ पर आपको अमरकांत मिलेगा और अमरकांत की पत्नी जो है सुखदा है, उसकी बहन जो है नैना है। पठानिन की पोती है सकीना। सलीम जो है अमरकांत का दोस्त है, उसके साथ साथ सलीम से विवाह करती है सकीना। तो इस तरह का ये उपन्यास है कर्मभूमि। आपका 63 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता। आपको बताना है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है चंद्रगुप्त नाटक, नाटक का कौन सा एक इसमें से जो पात्र दिया गया है नारी पात्र, इसमें से बताना है कौन सा एक जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। मालविका है, अलका है, कल्याणी है, ध्रुव स्वामिनी नहीं है। तो कौन सा नहीं आपसे पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर है। कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी। कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, प्रसव वेदना के कारण तड़प रही थी। कफन कहानी में बुधिया है, माधव की पत्नी है बुधिया, और वो प्रसव वेदना से तड़पते हुए मर जाती है और उसी के लिए माधव और घीसू, बाप घीसू है, बेटा माधव है, ये दोनों कफन के लिए पैसा जो है इकट्ठा करते हैं। फिर बाद में उसी पैसे से कैसे ये लोग जाकर खाते हैं, शराब पीते हैं, उसका वर्णन भी आपको कफन कहानी में मिलेगा।
और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बुधिया किसकी पत्नी है, तो याद रखिए माधव की। बुधिया में भी ध है, माधव में भी ध है। इससे आपको ये भी याद रहेगा कि माधव जो है बेटा है और पिता का नाम यहाँ पर हो जाएगा घीसू, ये याद रखिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन अगर बनेगा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये कफन कहानी में बहुत कम क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट, बहुत कम लाइन मिलेगा। जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको एकदम अच्छे से याद करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी। अशोक के फूल निबंध में कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में अशोक को स्थान दिया था। कमेंट करके बताइए अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 67, बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते हैं? तत्सत कहानी के आधार पर बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन, बड़दादा किसे बिना जड़ वाला कहते हैं? 67 नंबर क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन होगा बी। बड़दादा आदमी को बिना जड़ वाले कहते हैं और ये तत्सत कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताइए किसने किससे कहा। ये सेंटेंस है आपका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ये कौन कहती है? ये कहती है मल्लिका अंबिका से। ठीक है, मल्लिका कहती है अंबिका से, मल्लिका बेटी है, अंबिका माँ है। 68 नंबर क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है और इसके नाटककार मोहन राकेश जी हैं। क्वेश्चन नंबर 69, रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। कफन जयशंकर प्रसाद, कफन कहानी जो है प्रेमचंद ने लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आकाशदीप उषा प्रियंवदा, नहीं, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पत्नी दिया है जैनेन्द्र कुमार, चिपकी दावत दिया है प्रेमचंद। इसमें देखिए पत्नी जैनेन्द्र कुमार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। चिपकी दावत जो है इसके कहानीकार कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? 70 नंबर क्वेश्चन जो है प्रायश्चित कहानी से लिया गया है। प्रायश्चित कहानी के कहानीकार जो है भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा एक मार्ग बताया। एक, सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना, ये एक उपाय था। बिल्ली हत्या का जो पाप है उससे बचने का ये एक तरीका बताते हैं पंडित जी, कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 71, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? बसंत महोत्सव, कृषि महोत्सव, होली महोत्सव, पुष्प महोत्सव। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 का बी ऑप्शन सही होगा। जयशंकर प्रसाद के पुरस्कार कहानी यानी कि पुरस्कार कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके प्रारंभ में कौशल राज्य में, कहां पर? कौशल राज्य में कृषि महोत्सव मनाया जा रहा था। 71 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है? 72 नंबर क्वेश्चन। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्रोध जो है शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्वेश्चन नंबर 73, चिपकी दावत कहानी में नायक सामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर पर चिपकी दावत रखा था? 73 नंबर क्वेश्चन, कि चिपकी दावत जो कहानी है इसमें नायक है सामनाथ, ये किस उद्देश्य से चिप के लिए दावत रखता है? इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा ए ऑप्शन सही होगा। नौकरी में उच्च पद पाने के लालच में या नौकरी में उच्च पद पाना चाहता था सामनाथ, इसलिए वो अपने घर पर चिप के लिए दावत रखता है। क्वेश्चन नंबर 74, दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य लिखवाते थे? 74 नंबर क्वेश्चन। 74 का बी ऑप्शन सही होगा। मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपए नगद इनाम, ये लिखते थे। ठीक है, दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर लिखते थे कि मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपए नगद इनाम मिलेगा। ये गर्मियों के दिन से लिया गया है, कमलेश्वर है इसके लेखक।
क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के संदर्भ में गलत है? तो पूस की रात के बारे में कौन सा एक लाइन गलत है, आपको इसमें से चुनना है। 75 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है पहला, मुनि ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपए बचाकर रखा था। ये ऑप्शन देखिए, 3 रुपए रखती है बचाकर, ये बिल्कुल सही है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया, ये भी सही है। हल्कू का जो पालतू कुत्ता था उसका नाम जबरा है, याद रखिएगा, वो भी खेत जाता है हल्कू के साथ। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई। अब देखिए, मुन्नी तो खेत की रखवाली नहीं करती है क्योंकि वहां तो गया था हल्कू, तो इसलिए आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। यहाँ पर बोला गया था गलत कथन को चुनना है, सी ऑप्शन ही गलत है। पूस की ठंडी रात में मुन्नी तो नहीं बल्कि हल्कू गया था खेत को जगने के लिए, और उसके साथ कौन गया था? उसका पालतू कुत्ता जबरा। क्वेश्चन नंबर 76, लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला मरणासन रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरकर निम्नलिखित किसका विरोध करती है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है सिंदूर की होली नाटक, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर चंद्रकला, यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर जो है मुरारी लाल, उनकी बेटी है चंद्रकला, ये मरणासन रजनीकांत, यानी कि मरने ही वाला होता है रजनीकांत, उसी समय ये क्या करती है, उसके हाथ से अपने मांग को भर लेती है। यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो काम करती है कि रजनीकांत के हाथ से अपना मांग भर लेती है चंद्रकला, ये किसका वो विरोध करती है ऐसा करके? प्रेम विवाह, परंपरागत विवाह, विधवा विवाह या अनमेल विवाह का वो विरोध करती है। 76 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन सही है, परंपरागत विवाह का वो विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 77, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथा वस्तु कौन सी है? चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथा वस्तु आपसे पूछा है। नंदवंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की गाथा, चाणक्य चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, चंद्रगुप्त मालविका तथा कन्हैया के बीच के त्रिकोण प्रेम का वर्णन, आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान। 77 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें सही ऑप्शन होगा बी, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा का ही वर्णन मिला है आपको चंद्रगुप्त नाटक का। अगर आप देखिएगा, मुख्य कथा वस्तु यही होगा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश, सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा। 77 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, महादेवी वर्मा रचित गौरा संस्मरण की बच्चिया गौरा के शारीरिक वर्णन से जुड़ा कौन सा एक कथन गलत है? 78 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है बी है, उसकी शरीर का रंग लाल था। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपका कि गौरा के बारे में आपसे सवाल किया गया है, तो गौरा जो है सफेद था, वो लाल नहीं था। गौरा जो है सफेद थी, लाल नहीं थी, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके शरीर का रंग लाल था, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गौरा का जो मतलब वहां पर देखिएगा आगे में दिया गया है, एक वत्स के बारे में बोला गया है और उसी के बारे में ये बोला गया कि उसका शरीर का रंग लाल था, जिस वजह से उसका नाम भी लालमणि रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, रजिया रेखा चित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रेखा चित्र रजिया जो है, इसमें रजिया के संबंध में कौन सा एक कथन सही है आपसे पूछा गया। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है रजिया के बेटे का नाम हसन था, ये गलत है। रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। रजिया पेशे से चूड़ीहारिन थी, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका 79 का सी ऑप्शन सही है, रजिया पेशे से चूड़ीहारिन थी। क्वेश्चन नंबर 80, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है, ये पंक्ति किस रचना की है? हरिशंकर परसाई रचित भोलाराम का जीव, प्रेमचंद रचित कर्मभूमि, मनु भंडारी रचित आपका बंटी, भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा। 80 का डी ऑप्शन सही होगा। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है, ये भगवती चरण वर्मा ने कहा है चित्रलेखा उपन्यास में।
क्वेश्चन नंबर 81, भोलाराम का जीवनी निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है? ऐतिहासिक घटना को, पौराणिक घटना को, या विदेशी कथा को, या फिर गांव देहातों की कथा को? 81 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें सही ऑप्शन बी है। इसमें पौराणिक कथा का वर्णन है। भोलाराम का जीव जो है, इस कहानी में लेखक ने वर्तमान समय के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है, लेकिन पौराणिक कथा के माध्यम से। इसलिए इसमें नाम भी आप देखेंगे धर्मराज, चित्रगुप्त, ये सब आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 82, बिहारी की दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात कही जाती है? सागर में गागर, या घड़े में पानी, गागर में सागर, या तालाब में पानी? 82 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। बिहारी के दोहे की विशेषता यही है कि वो गागर में सागर भर देने वाला है। 82 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटा है? अपने गांव में। 83 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? 84 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा डी, कबीरदास ने ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 85, सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास कौन जाता है? 85 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, भ्रमर गीत जो है सूरदास ने लिखा है, इसमें श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाने वाला उद्धव है। 85 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? 86 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, सुबह के तारे के साथ। मनुष्य के जीवन को सुबह के तारे के साथ तुलना की गई है। जीवन की तुलना की गई है सुबह के तारे के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 86 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, पथ की पहचान कविता कवि बच्चन द्वारा लिखी गई है, कवि का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर कवि का पूरा नाम पूछा गया है। पथ की पहचान कविता के कवि जो है उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। 87 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ए ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 88, एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? 2, 4, 6, 9। 88 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा, एक दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? 89 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, डी ऑप्शन सही है, रामचरितमानस से लिया गया है केवट प्रसंग। इसको लिखने वाले कौन है? तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 90, जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? 90 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, भारत का गुणगान किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है भारतवर्ष कविता, इसमें भारत का गुणगान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए। रामधरी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र काव्य से ये लिया गया है। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति का 5 शब्द किसके या किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? और यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 91 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा, पांडवों के लिए। ठीक है, यहाँ पर 5 पांडव के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या का तुलना किसके साथ किया गया है? परी, अप्सरा, नदी, पानी। 92 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये ऑप्शन सही होगा, परी के साथ तुलना किया गया है संध्या का। और याद रखिए, संध्या सुंदरी कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्वेश्चन नंबर 93, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? 93 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है यशोधरा काव्य। यहाँ पर यशोधरा कौन है? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। 93 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया है? सबसे पहले तो याद रखिए, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है प्रथम रश्मि कविता। यहाँ पर प्रथम रश्मि किसे कहा गया है? 94 का सी ऑप्शन सही होगा, सूर्य की प्रथम किरण को प्रथम रश्मि बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 95,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी? इलाहाबाद की पथ पर। 95 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? इसका देखिए सही ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, तूफानी काली अंधेरी रात। तूफानी काली अंधेरी रात का वर्णन मिलेगा आपको जुगनू कविता में। तूफानी काली अंधेरी रात का वर्णन है जुगनू कविता में। क्वेश्चन नंबर 97, सूरदास की पंक्ति मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो में कौन किसे दाऊ कहकर बुलाता है? 97 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही है। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को दाऊ कहकर बुलाते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन है? बलराम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथ उतराई चय हो मोही राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई है? 98 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तुलसीदास ने लिखा है केवट प्रसंग और उसी से ये पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 99, भ्रमरगीत कविता का नाम भ्रमरगीत बनने का क्या कारण है? इसका देखिए सही ऑप्शन जो है बी है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग चलाती है, इस वजह से ही भ्रमरगीत काव्य का नाम भ्रमरगीत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग जो है चलाती है। क्वेश्चन नंबर 100, केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दुख के आधार पर बताएं कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए हैं? भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए हैं? 100 का सी ऑप्शन सही होगा, बिलों को छोड़कर चींटे चींटियां चले गए हैं। और याद रखिए यहाँ पर अकाल में दुख कविता जो है केदारनाथ सिंह ने लिखा है। दो ऑप्शन मिलेगा, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। सिंह याद रखिए, अकाल में दुख कविता को लिखने वाले हैं केदारनाथ सिंह। और बिलों को छोड़कर चींटे चींटियां चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ताज कविता के रचयिता कौन है? ताज कविता के रचयिता कौन है? 101 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत है ताज कविता के कवि। क्वेश्चन नंबर 102, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया था? 102 का सही ऑप्शन है डी, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है झांसी की रानी कविता। झांसी की रानी जब विधवा हुई थी तब उनके राज्य को हड़पने का प्रयास करता है डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 103, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय बिहारी के दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक कनक के क्या अर्थ है? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय यहाँ पर बोला गया है, मतलब बोला जा रहा है कि कनक से कनक का मादकता अधिक है। यहाँ पर एक कनक का मतलब है धतूरा, दूसरा कनक का मतलब है सोना। ये जो सेकेंड वाला है इसका मतलब है आपका 103 का सेकेंड वाला जो दिया गया है, सेकेंड वाला है धतूरा, पहला वाला है सोना। यहाँ बोला जा रहा है कि सोने में अधिक मादकता है धतूरे से, ठीक है। मतलब सोना को बोला गया है कि इसमें अधिक मादकता है, धतूरे से अधिक मादकता किसमें है? सोना में है। तो पहला सोना का मतलब है सोना, दूसरा सोना का मतलब है धतूरा, याद रखिए बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनहु ही सौ बात, नैननु ही सौ बात। यहाँ पर जो 104 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तुत दोहे में किनके बीच आंखों आंखों में बातचीत हो रही है? इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा डी, नायक और नायिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 105, सूरदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता यशोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती है? हलरावे दुलरावे चिल्लावे जो इसे कछु गावे। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये नहीं करती है। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया है?
106 का सी ऑप्शन सही होगा, भ्रातृ भक्ति, भाई के प्रति भाई का भक्ति को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद है। आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सा दो भेद है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण आपसे पूछा गया। 108 का बी ऑप्शन सही है। सुरेश पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या सवाल करने पर जवाब आपको पत्र मिला, तो ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 109, इसका देखिए सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा डी ऑप्शन सही होगा, बसंत शब्द, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मूर्ख। गोबर गणेश का मतलब क्या है? मूर्ख। 111, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्याय कौन सा नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। देखिए, पयोद, बारिद और घन का मतलब मेघ ही होता है, लेकिन अंबुज का मतलब होता है कमल, इसलिए मेघ का पर्यायवाची नहीं है में आपका आंसर होगा ए ऑप्शन सही, अंबुज। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है आपको बताना है। माँ ने पत्र लिखा था, ये आपका भूतकाल है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, ये आपका वर्तमान काल है। 112 का बी ऑप्शन सही होगा। वो पढ़े तो पास हो जाए, ये आपका हो जाए बोला गया, मतलब भविष्य काल। राधिका कल दिल्ली जाएगी, ये भी भविष्य काल है। आपका बी ऑप्शन सही है, वर्तमान काल का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 113 नंबर क्वेश्चन जो है 113 का ए ऑप्शन सही होगा, ऐतिहासिक का यही स्पेलिंग जो है सही है, याद रखिएगा। एग्जाम में शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 114, शेर कहाँ रहता है? प्रस्तुत वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा गया है, रखा जाएगा? 114 का सही ऑप्शन जो है सी, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा दिया गया है? 115, लाला का दिया है लाली, बैल का गाय, ये बी ऑप्शन आपका सही है, गाय और बैल जो है सही जोड़ा है। 116, पिता ने कहानी सुनाई, वाक्य में आए रेखांकित पद के कारक वेद का नाम बताइए। 116 का बी ऑप्शन सही होगा, पिता ने यानी कि कर्ता कारक। 117, संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग है, संकल्प शब्द। 117, इसका बी ऑप्शन सही होगा, सम उपसर्ग लगा है संकल्प शब्द में। हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारित रूप को शुद्ध माना जाएगा? आकृति का उच्चारित रूप कौन सा शुद्ध है? 118 का ए ऑप्शन सही होगा। हम आकृति जो लिखा है इसको इसी तरह से ही उच्चारित, इसका उच्चारण इसका करते हैं, इसी तरह से ही उच्चारित होता है। आकृति जो लिखा है इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? के द्वारा, के लिए, पर, मैं नहीं होगा, ये वाला मैं नहीं होगा। 119 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म दिया है, इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा सी ऑप्शन सही होगा, पुनः जन्म। क्वेश्चन नंबर 121,
ये पुनः जन्म है, यानी कि पुनर्जन्म शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहेगा? एक वचन और बहुवचन में एक समान रहने वाला शब्द आपको ढूंढना है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, नर। एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 122, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पर जयचंदो शब्द जो है किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? 122 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी तरह से लिखा जाए कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जयचंदो जो शब्द है ये जातिवाचक के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा। शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय 123 शैक्षिक हो जाएगा। शिक्षा में इक प्रत्यय लगाइएगा तो वो शैक्षिक बनेगा। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 124, वो पौधों का उन्मूलन करने लगा, दूसरा व्यक्ति उनका रोपण करता गया। वाक्य में रेखांकित शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी है। 124 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उन्मूलन दिया है और उसी का ऑपोजिट में लिखा गया है रोपण। 125 नंबर क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं? 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, डी आपका आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया है कि रचना के आधार पर किस एक ऑप्शन को छोड़ने के बाद में आपको रचना के आधार पर वाक्य का तीन भेद मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन में जो उपवाक्य है ये आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं जाएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीन है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्वेश्चन नंबर 126, जब समस्त या समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाते हैं तो उसे कहते क्या है? 126 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, समास विग्रह। समासिक पद या समस्त पद को अलग अलग करके लिखना को समास विग्रह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 127 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, डी ऑप्शन सही है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 128, हिंदी में ब्रह्म शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार किया जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्म। ह का हल्का उच्चारण होगा, ह में हलंत लगने जैसा उच्चारण होगा, तो ये आपका सही है। 128 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? 129 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है ऑप्शंस। इस बार खेत में खूब फसल लगी है, किसान खेत में शस्य उगाता है, पंजाब में गेहूं की खेती होती है, खाने में मुझे मूंग दाल अच्छी लगती है। 129 नंबर क्वेश्चन में था अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? यहाँ पर अनाज के लिए शस्य शब्द, ठीक है, तो 129 का बी ऑप्शन सही है। अनाज का पर्यायवाची होगा शस्य। क्वेश्चन नंबर 130, शिशु दूध पीकर सो गया, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर होगा। शिशु ने दूध पिया और सो गया। संयुक्त वाक्य आप लोगों को याद होगा, जब दो उपवाक्यों को अलग करके लिखने के बाद भी उससे अगर कोई मीनिंग आता है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। शिशु ने दूध पिया, इसको अलग करके लिखिए, इससे मीनिंग आएगा। सो गया, इससे भी मीनिंग आएगा। 130 का ए ऑप्शन सही है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 131, वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द अशुद्ध है? 131 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तदोपरांत जो दिया है ये आपका अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है? उसने सबको कहानी सुनाई, वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब सबसे अच्छी है, वे जल्दी ही अपने घर चले गए। यहाँ पर उसने सबको कहानी सुनाई में जो उसने शब्द है ये
सर्वनाम ही है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सर्वनाम का काम कर रहा है। वो किताब पढ़ रहा है, ये भी सर्वनाम का काम कर रहा है, लेकिन वो किताब सबसे अच्छी है, ये जो सेंटेंस है ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। किताब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया और विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। 133 का सी ऑप्शन सही है। 132 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 133, काम करना आता नहीं और बहाने सो, इससे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को क्या कहते हैं? मुहावरा, अंश, कहावत या वाक्य? 133 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन सी है, ये कहावत है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है? पुस्तकालय, पुस्तकालय का होगा पुस्तकों के लिए आलय, बी ऑप्शन सही है 134 का। और ये जो है समास विग्रह करने के लिए आपको बोला गया था। ये तीनों ऑप्शन में जो है जैसे लग रहा है आपको संधि, मतलब ये दो ऑप्शन जो है संधि विच्छेद के जैसे लग रहा है, ए और बी संधि विच्छेद के जैसे दे दिया है। और पुस्तकों में आलय ये आपका गलत तरह से लिखा गया है, ये आपका सही नहीं है, इसीलिए पुस्तकों के लिए आलय जो है सही ऑप्शन है, पुस्तकालय का समास विग्रह। 135 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है? अमृत का अमृत नहीं लिखा है, भिक्षा का भिक्षा नहीं लिखा है, काम का काम में अ फिर लगाए, अगर हलंत होता तो ये सही हो जाता, म में हलंत होने पर ये सही होता। चक्षु का सही है, इसलिए डी आंसर जो है आपका सही है 135 का। क्वेश्चन नंबर 136, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, बीते हुए समय में पूरा हो चुका है काम, तो ये क्या है? 136 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, भूतकाल। अगर काम भूतकाल बीते हुए समय में हुआ है मतलब वो भूतकाल है, अतीत काल है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 137, किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? 137 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, व्याकरण में निगमन विधि को अपनाया जाता है, नियम से उदाहरण पर आना। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? 138 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए ही होगा, आगमन प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है, आगमन में। 139 नंबर क्वेश्चन से चारिटी रोटी खाई ले, उन्होंने 4 रोटी खाई, उसने 4 रोटी खाया, उसने 4 रोटियां खाई, उन्होंने 4 रोटियां खाई। खाई ले दिया है तो यहाँ पर रिस्पेक्ट लगेगा, 139 का डी ऑप्शन सही होगा। रोटी के अनुसार यहाँ पर जो है खाई लगा है, रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन में दिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ बोला गया खाई ले, तो उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? 140 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है कौन सी एक प्रणाली पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? पद्य में व्याख्या किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा, विश्लेषण नहीं अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 141, गद्य पाठ शिक्षण में किस समय छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? 141 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, प्रस्तावना में परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है? 142 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, जब अनुकरण वाचन किया जाता है तो जो गलतियां हो रही है उच्चारण में उसको सुधारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, पोडियारे घोड़ा माने बुलू चौंती, मैदान में घोड़ा घूम रहा है,
घोड़ा घूम रहा है एक वचन में हो जा रहा है, तो ये आंसर नहीं है। मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं और मैदान में घोड़े घूम रहे हैं। सबसे पहले तो बहुवचन जब होगा तो है में अनुस्वार लगेगा, ये अनुस्वार भी लगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर दिया है कि 143 में मैदान पोड़ियारे घोड़ा मने बुलू चौंती, तो मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, ये आपका सही है। पोड़ियारे के लिए मैदान में होगा। घूम रहे हैं, बुलू चौंती दिया है तो घूम रहे हैं लिखा है बहुवचन में। घोड़ों नहीं होगा, डी ऑप्शन में घोड़ों दिया है इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं है। आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, कविता शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता? कविता शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है आपसे पूछा गया। रचनात्मक कार्य नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तुम्हें ये कामो करो नहीं, तुम ये काम मत करो, तुम ये काम ना करो, तुम वो काम नहीं करो, तुम वो काम मत करो। 145 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला है तुम्हें यही काम हो, मतलब यह काम। करो नहीं के लिए मत करो सही है, ना करो नहीं होगा। 145 का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 146, गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है? दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना। 146 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है। ठीक है, कौन सा जरूरी है वो आपसे पूछा गया। दीवार पर जो चित्र बना है उसको अपने अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना, ये नहीं करना है। श्यामपट पर लिखा गया शब्दार्थ परिभाषा आदि को अपनी पुस्तिका पर लिख लेना, हाँ ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 146 में जो दिया है कि श्यामपट पर लिखा शब्दार्थ परिभाषा और को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 147, गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? कितना बच्चा समझा है, इसको जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, प्रस्तावना भाग में, विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व, विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ में, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में। तो अंतिम सोपान में जानने के लिए पूछा जाता है कि बच्चा कितना समझा है। 147 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 148, शिक्षक छात्रों मानों को पाठोटी पढ़ाइले। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया है 148 का, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई। ऐसा तो नहीं होगा, पाठ शिक्षक लिखा है फिर पाठ पढ़ाई कैसे हो सकता है? शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ये सही लग रहा है। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए, ये भी नहीं होगा। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर है बी ऑप्शन। शिक्षक को छात्रों मानों को पाठों पढ़ाई ले क्या होगा, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 149, कविता की सौंदर्य अनुभूति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भावानुभूति, अर्थानुभूति, भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों, इन दोनों में से किसी की भी नहीं। 149 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। भाव का भी अनुभूति, अर्थ का भी अनुभूति अगर रहे, भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों की आवश्यकता होती है कविता की सौंदर्य अनुभूति के लिए। सौंदर्य को अनुभव करने के लिए अर्थ और भाव दोनों ही जाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 150, कविता पाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? कविता पाठ में प्रस्तावना भाग में कौन सा कार्य किया जाता है आपसे पूछा गया है। छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रस्तावना में ही परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन ही आपका सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन हो जाइए, आपको ये PDF मिल जाएगा।